तो डॉक्टर हटवाल जी, कैसे मतलब आपको ये आइडिया आया था, कितनी रिसर्च के बाद जो है ये कहानी लिखी? ये फिल्म मतलब जमंदा जोली नाटक पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक ढोली अपने अधिकार की बात, अपने सम्मान की बात और जो समाज में कुप्रथा है उसको मिटाने की बात कर रहा है। तो क्या कभी आपको भी कुछ इस तरह से दोहरा व्यवहार झेलना पड़ता था? हाँ, कई जगह होता था कि लोग उस समय भी ना, जैसे ये आजकल के नृत्य हैं वैसे नृत्य होते थे, तो वो उन नृत्यों को ज्यादा तवज्जो देते थे। कोई भी देवी देवता है ना, एक भाषा बनी हुई है। भाषा जैसे भगवती आता है ना हमारे वहाँ, तो वो अपनी भाषा में बोलता है, हाँ देख, हाँ मैं, हाँ आज, हाँ वो, हाँ पंच, हाँ टोपला, हाँ क्यों। ये भगवती की भाषा है। अच्छा। और जो भूत की भाषा होती है हमारे वहाँ, जब भूत नृत्य होता है, अच्छा। जो पितृ नृत्य होता है, उसकी अलग भाषा है। और जब वैसे ही बगडवाल की भी अपनी एक भाषा है, तो उसमें जैसे मैं सेवा डोलनु बुली, उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, अधिकांश जो कि ढोल पर ही आधारित है। और एक दिन ढोल समाप्त, समझो ये नृत्य समाप्त। जीतू बगडवाल जीतू मारी जमको, जीतू बगडवाल जीतू मारी जमको, नौगति आषाढ़ जीतू मारी जमको, नौगति आषाढ़ जीतू मारी जमको। तो ये इसी पैटर्न पे पूरी महाभारत गा लेते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ हिंदवाल जी की आप लोग कहीं गए हैं और आपके जो है ये जो लोक नृत्य है इनमें भी कोई कोरियोग्राफी मांगी गई हो या कोरियोग्राफर हायर किया गया हो? बड़ा इवेंट G20 का हुआ रामनगर में, तो वहाँ पे कोई बाहर से कोरियोग्राफर आए थे। समय तो क्या मिला हमको, सिर्फ 7-8 सेकंड, और वो 7-8 सेकंड में कहाँ पूर्ण नृत्य होता है। और जो हमारे स्टेप ही नहीं थे वो स्टेप करा करके, और बाहर से विदेशी लोग आए थे, उनके सामने प्रस्तुत करा दिया, नृत्य को तोड़ मरोड़ दिया। दूसरी बात, और इतना कम टाइम, 7 सेकंड 8 सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाता इंसान को। एक दूसरी बात, मुझे नाराजगी इस बात से भी हुई कि रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम कर रहे सारे ग्रुप लीडर थे, उसमें मैंने लिखा जो आज की परिस्थिति थी ये हमारे वास्तविक लोक नृत्य से भिन्न थी, ये हमको कोरियोग्राफर द्वारा कराया गया, ऐसी मेरी मंशा नहीं थी। और अपने प्रशंसकों और अपने क्षेत्र के वासियों से मैं क्षमा मांगता हूँ। और उसी समय में डिलीट हो गया था ये पोस्ट डाल करके। इतने साल दिए जिस विधा को सीखने में, उसे कैसे तोड़ मरोड़ करके ऐसा देख सकते हैं? तो जो ये कोरियोग्राफर सिस्टम है, तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बंद हो। हमारे इधर जब देवता आता है चमोली में, सबसे पहले वो ढोल पे जाता है। अच्छा, हाँ। और ढोल को पकड़ के नाचता है, उस पे सिर लगाता है। तो हम कह रहे थे देखो कि देवता भी जो है ढोल का तो सामान है, पर वो जो बजा रहा है उसका नहीं है। इस काम में अगर आपको परमानेंट रोजगार मिला तो सही है, और जो वर्तमान में है वो क्षणिक रोजगार है। दीदी बोली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम जिनसे आपकी भेंट और वार्ता कराने वाले हैं उनके बारे में पहले हम बता देते हैं। इन दिनों उत्तराखंड में ढोली फिल्म की काफ़ी कुछ चर्चा है, बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है, और बटोरी की भी क्यों नहीं, क्योंकि नेशनल अवार्ड लेके आई है हमारी उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म ढोली। जी हाँ, रजत कमल अवार्ड से सम्मानित हुई है फिल्म, और फिल्म के एक्टर से हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिल्म की आधी टीम आज भी हमारे स्टूडियो में है। फिल्म को लिखने वाले जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उत्तराखंड के डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी, और फिल्म में जिन्होंने सबको इस फिल्म की तैयारी कराई, मतलब जो ढोली मुख्य किरदार था सबको ढोल बजाना सिखाया, और साथ ही फिल्म में जो किरदार निभाया है मेन लीड लड़की जो इसमें हीरोइन है उसके पिता की भूमिका निभाने वाले प्रेम हिंदवाल जी आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो सबसे पहले तो प्रेम जी और डॉक्टर हटवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के लिए इतना कुछ काम करने वाले साहित्य के क्षेत्र में, और रंगकर्मी हैं जो एज अ वरिष्ठ रंगकर्मी भी काम कर रहे हैं, ढोल वादन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ नाम आप लोग अर्जित कर चुके हैं, और आज हमारे स्टूडियो में आप लोग आए, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का गाँव कहाँ है, कहाँ से आके आप लोग रहने वाले हैं? हाँ, नमस्कार उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने पूछा, मेरा गांव चमोली के जोशीमठ विकास खंड में है, जो आजकल ज्योतिर्मठ कहलाता है। पहले पैनखंडा नाम की पट्टी होती थी वो, और उस पट्टी के उस विकास खंड के तपोन गांव का नाम है मेरा, और जनपद चमोली है, और हम लोग लगभग एक ही विकास खंड के हैं। अच्छा, क्या बात। विकास खंड। अच्छा, चमोली। हाँ, नमस्कार, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड नौनी का आभार प्रकट करता हूँ
कि आज उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। मेरा गांव जोशीमठ है और ऊपर गांव मेरा फरक्या है। जितना गांव मेरा फरक्या है उतना ही मेरा गांव जोशीमठ है। फरक्या मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि जोशीमठ रही है, तो दोनों जगह से मेरा बहुत बड़ा नाता रहा है। और जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो अपने क्षेत्र के लोक संस्कृति पर कर रहा हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं आदरणीय नंद किशोर हटवाल जी के पैनखंड से भी हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव रहा है। क्या बात है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, है ना। धन्यवाद। फिल्म जो है इतना नाम बटोर रही है, और इस पे हम आएंगे। किसी भी फिल्म को बनाने से पहले ज़रूरी होती है एक मजबूत कहानी, और मजबूत कहानी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्म हो, वो नाटक हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसका नाम ज़रूर होगा, लोग उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो डॉक्टर हटवाल जी, कैसे मतलब आपको ये आइडिया आया था, कैसे आपने कितनी रिसर्च के बाद जो है ये कहानी लिखी थी? ये ढोल मेरा काफ़ी प्रिय विषय रहा है पहले से ही। और चूँकि मैं जनपद चमोली में रहा, जोशीमठ विकास खंड है हमारा, तो वहाँ पर जोशीमठ विकास खंड में और जनपद चमोली में और लगभग पूरे ही मध्य हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में ढोल की बहुत विस्तृत और सुंदर परंपरा है, जो आज भी विद्यमान है उसी खूबसूरती के साथ। तो वहाँ पर मैं GIC छिनका में रहा, टीचर रहा मैं, और ढोल को लेके कुछ मैंने जानकारी एकत्र की, और उस पर एक मैं क्योंकि अखबार मैगज़ीन वगैरह के लिए लिखता था मैं, तो मैंने एक फीचर लिखा, बल्कि वो अमर उजाला में छपा था 95 में। अच्छा। तो हमारे साथियों ने पढ़ा तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा अरे आपने एक अच्छे से और नए विषय पे लिखा है। और उसी अवधि में वो नौबा टाइम्स में भी छपा था ढोल पे मेरा वो आलेख। चूँकि ढोल पर जानकारी एकत्र करते हुए मेरे पास खूब सारी जानकारियाँ एकत्र हो गई थी, और भी मेरे मन में उसके प्रति के जिज्ञासा थी कि बैठ गई जी, थी जी, जी। कि ढोल, और भी लोग कई तरह की बातें मुझे बताएगी। उसी दौरान जैसे मुझे उसी दौरान जानकारी हुई कि ढोल सागर नाम का कोई ग्रंथ है, या ढोल में इतने ताल होते हैं, तो मैं इस पर लगभग काम करता गया। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं ढोल के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता। तो मुझे लगा ये मतलब इसमें सिर्फ लोक नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र भी है। तो उसके बाद मैंने इस पर एक नाटक लिखा जमनदास ढोली नाम से। तो वो नाटक लगभग मेरा 11-12 में पूरा हो गया था। वो मैं उस नाटक का जिक्र मैंने अपने रंगकर्मियों साथियों से करता था मैं कई बार। तो हमारे एक मित्र हैं सतीश धोलाखंडी, तो उन्होंने कहा हम इसका मंचन करेंगे। तो यहाँ पर एक जन संवाद समिति है, तो उन्होंने 2016 में उस नाटक का मंचन किया टाउन हॉल में। अच्छा। और उस नाटक का जो मुख्य पात्र थे जमनदास ढोली का, जिसने अभिनय किया वो प्रेम थे। अच्छा। हाँ, और इनकी पूरी टीम ने उसमें अभिनय किया था। अच्छा जी। इनकी जो अभी कला संस्कृति की जो टीम है। अच्छा अच्छा। अब उस समय वो अखबारों में थोड़ा उसकी चर्चा आई, तो अपने एक मुंबई में रहते हैं देहरादून के श्री कृष्ण शर्मा जी, इन्होंने कहा यार इस पे तो बढ़िया सी फिल्म बन सकती है जी। फिर उस पर फिल्म बनाने का वो स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो वो उनके श्री कृष्ण शर्मा जी के मित्र हैं मुंबई में दिनेश भोसले साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी पहली 2 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला है, कोंकणी फिल्मों को। ये तीसरी फिल्म है ना? ये तीसरी है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह इसकी कहानी पढ़ी तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा आइडिया तो अच्छा है। तो फिर इस पर फिल्म बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये कहानी मेरे जमनदास ढोली नाटक, ये फिल्म मतलब जमनदास ढोली नाटक पर आधारित फिल्म है। उस नाटक में जो कहानी है, तो फिर इसके जो होता है स्क्रिप्ट वगैरह में, तब मैंने भी अपना योगदान दिया उनके साथ। जब वो लिख रहे थे तो काफ़ी मुझसे यहाँ पे बातचीत वगैरह करते रहते। तो इस तरह से ये मतलब इस पर फिल्म बनी। कितना मज़ा आ रहा है अब। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है देख के एक फलक पे ना। हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इसमें पूर्व में किरदार भी निभा चुके हैं एज अ नाटक में, और अब जो है दूसरे लोगों ने वो किरदार निभाया, तो आपने उनकी भी पूरी मदद करी। क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा सिखाने में, बताने में? ये जब ढोली फिल्म का प्रोजेक्ट आया था और मुझे आदरणीय हटवाल जी ने बताया था कि इस पे अब एक फिल्म बन रही है, तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी, क्योंकि उत्तराखंड में ढोल वादकों का जीवन बहुत पीड़ादायक रहा है।
और हमेशा ही अनदेखी हुई है उन लोगों के साथ। तो जीवन तो हमने जी रखा है, लेकिन मुझे ये लगा यार ये फिल्म बनेगी तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि फिल्म बहुत बड़ा जरिया होता है अपने आप को सिद्ध करने में, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताने में। तो मुझे तब बड़ी खुशी हुई कि ये फिल्म ऐसी बन रही है। तो उसके बाद फिर समय आया कि भाई जो हीरो हैं, जो ये लोग जो सारे ऑडिशन में सेलेक्ट हुए, तो उनको तो आता नहीं बजाना। तो फिर मुझे भटवाल जी ने और आदरणीय दिनेश भोसले जी ने, इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, आपने ट्रेनिंग देनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैंने तो इस नाटक में रोल भी किया है, और आज अगर मैं इनको सिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि यार प्रेम इंदवाल द्वारा सिखाया गया। तो मुझे तब ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा। मैं तो ये चाहता था कि ये फिल्म बने और लोगों तक मैसेज जाए, क्योंकि इस फिल्म में एक ढोली अपने अधिकार की बात, अपने सम्मान की बात, और जो समाज में कुप्रथा है उसको मिटाने की बात कर रहा है। तो मैं चाहता था कि ये फिल्म लोगों को सामने आए। ठीक है, उसके बाद एक 1.5 महीने जितना भी था लोगों ने सीखा, और इसमें मोहित गिल्डियाल जो है वो एक मुख्य रूप में है। उसके बाद इसमें सतीश डोलाखंडी जी है, और अतुल बिश्नोई जी हैं, और एक तन्मय है, एक छोटा बालक। इन लोग, और गजेंद्र राणा, जसपाल राणा जी हैं। ये लोग मुख्य रूप में ढोल बजा रहे हैं उस फिल्म में। तब इन लोगों को तरीका बताया गया, क्योंकि ऐसा है ढोल हर कोई कंधे में नहीं डाल सकता है। ढोल किस और कंधे में जाएगा, कहाँ से हाथ से बजेगा, कहाँ से डंडे से बजेगा, ये बेसिकली ट्रेनिंग उनको दी गई है। और ढोल क्या है कि ढोल एक थोड़ा सा 4-5-6 किलो का होता है, तो उल्टा बोझ कहते हैं उसे। यानी कि कुछ ऐसा, हम अगर 10 किलो पीठ पे ले जाएं तो आसानी से ले जाएंगे, लेकिन आगे गले में टांग दिया जाए तो ले जाना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा भाई इसमें इतना झुकना है आप लोगों को। अच्छा। क्योंकि हल्का भारी भी होता है, इतना झुका। तो सब लोगों ने इतना बढ़िया सीखा। और ताल भी, जो ताल थे, जो फिल्म में ताल थे, जो मुझे सीन बताए गए थे कि कब नंदा देवी आएगी, इसमें बीच में मांगल वो भी है, शादी का सीन है। तो हमने तो नहीं करना था ना, हमने तो वही बजाना था जो उत्तराखंड में बजता है। तो उन तालों को मैंने हल्का हल्का सब लोगों को सिखाया। 1 महीने में इतना बढ़िया ये लोग सीख गए थे कि मतलब ज़्यादा कुछ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और सब लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। और उसके बाद ये जो फिल्म बन के आई, जब फिल्म बन के आई तो मुझे जब पहले पता चला कि ये फिल्म जो है कि कलकत्ता इंटरनेशनल उसमें भी गई है। हाँ, उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये बाहर देश रेनबो इंटरनेशनल फिल्म में भी गई है। अच्छा। वहाँ भी शायद कुछ कमी रह गई थी, होगी लंदन में गई थी। हाँ, तो वहाँ जाना भी इस फिल्म की बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक कोई नहीं फिल्म गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक दिन में सुबह अपने मित्र हमारे डॉक्टर सुशील पुरोहित जी है, उनका फेसबुक देखता है। बहुत अच्छे एक्टर हैं और इतना मान सम्मान देते हैं, बहुत बढ़िया। उनका जब मैंने फेसबुक देखा तो उन्होंने कुछ लिखा था, मैं समझ नहीं पाया। तब मैंने सर को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसी बात है। बोले हाँ बोलो। तो बहुत खुशी हुई कि यार चलो इस फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला, इससे समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा। और वो सारे जितने भी ढोल वादक हमारे उत्तराखंड में हैं, वो लोग जो आज छोड़ रहे हैं, क्या पता इस ओर थोड़ा सा अग्रसर हो जाएं इससे, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है ढोल वादकों का। आपने तो बहुत छोटी उम्र से जो है ढोल वादन शुरू कर दिया था, और आपको क्या उस समय लगता था कि एक मिसाल इस तरह से कायम कर जाऊंगा, कभी कुछ कर जाऊंगा? फिल्म के माध्यम से नहीं, आप व्यक्तिगत आपके जीवन में जाए तो भी आप काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि गांव की जीवन और पहाड़ के जीवन में, वो गांव का जीवन और प्लेन्स के जीवन में बहुत अंतर है। एक तो क्या होता है कि ज्ञान नहीं होता हम लोगों को, हम लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। अब क्या है कि ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी अवार्ड के लिए फॉर्म भरा जाता है। जब हमें पता, वहाँ कई लोग बताते थे यार कि तुमने इतने साल में काम किया है, ऐसे ऐसा आया है, तब जाके हमें पता चला कि ऐसा होता है। लेकिन ये भी संघर्ष बहुत था उस टाइम। हाँ, बहुत सारा संघर्ष था। तो ये हमारे दिमाग में नहीं था, बस हम काम कर देंगे। हमारी जो समिति है, भोटिया सांस्कृतिक कला मंच समिति, उस समिति के सारे जितने हमारे कलाकार हैं बहुत परफेक्ट हैं। वो गांव के जितने भी नृत्य हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो हम लोग जैसे गवर्नमेंट के नृत्य होते हैं, युवा कल्याण महोत्सव होता है, तो 2009 में हम आए और अपने चमोली को हमने स्टेट चैंपियन बजाया 2009 में।
जितने भी जिले थे सबको हराया हमने। अच्छा। हम उसके बाद हम गए पंजाब, वहाँ नेशनल में गए तो वहाँ हम जीत नहीं पाए। फिर 2016 में हमने यही क्रम जारी रखा, फिर हम स्टेट चैंपियन बने। फिर हम उस समय छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ भी हम नहीं जीत पाए। फिर हमारा संघर्ष जारी रहा और ऐसा हुआ कि 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक नृत्य पर एक नेशनल लोक नृत्य प्रतियोगिता कराया, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज़ 5 लाख था, सेकंड प्राइज़ 3 लाख था, थर्ड प्राइज़ 2 लाख था, एक सांत्वनन पुरस्कार था 1 लाख का। तो उसमें हम लोग गए तो हमारे क्षेत्र का जो नीतिमाणा घाटी का जो बगडवाल नृत्य है वो लेके हम गए थे। अच्छा। जो पहले हम 2 इस बार स्टेट चैंपियन बने थे, वो भी बगडवाल नृत्य से ही बने थे। तब हम गए तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, हमारी प्रस्तुति अच्छी हुई। वहाँ पे 13 राज्यों के सर वहाँ पे जज थे। अच्छा। 13 राज्य के पद्म विभूषण, पद्मश्री। अच्छा। और स्वर्गीय अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक गायिका थी तीजन बाई, वो भी वहाँ पे वो थी। तो जो हमारे वेशभूषा थी, हमारे जो ढोल दमाऊ रणसीमा, ये चीज़ हमने सब ले गए थे। तो उन्होंने बहुत देख करके पसंद किया हमारे नृत्य को, और अंततः ऐसा हुआ कि हम लोग इसमें फर्स्ट पोजीशन आए। तो तब वो हमारा पहला नेशनल था और उत्तराखंड की पहली टीम है हमारी जिसने नेशनल जीता। तो बस ऐसे करते करते थोड़ा सा समय मिलता गया, काम करते गया। फिर लोगों से पता चला कि फिर सबसे पहले ढोल पर मैंने 2006, 7, 8, 9 में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से एक कार्यशाला किया था। तो वहाँ पे कई बच्चों को मैंने जोशीमठ सिखाया था। फिर 2012 में मैंने CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक फॉर्म भरा था जूनियर फेलोशिप का। तो वो जूनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाला मैं पहले लोक कलाकार हूँ। तब उस समय 2 साल का शोध किया था मैंने, और 2 साल का 4 रिपोर्ट सर मैंने भारत सरकार को भेजी थी। और उसके बाद फिर लोगों ने कई पता चला, अब तो वो है कि भाई ICCR जो है विदेश भेजती है। फिर वहाँ पे हमने फॉर्म भेजा, उन लोगों ने हमारे वीडियो मंगाए, हमारे कागजात मंगाए, और हम वहाँ पे सेलेक्ट होने पर वो वाले भी उत्तराखंड की पहली टीम है। तो ये कारवां बनता गया, और आज भी हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से, सर के आशीर्वाद से कई प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, अब तो एक एक्सपोजर मिलने लगा है। लेकिन हम शुरू की बात करें, जब आप ढोल वादन करते थे, कम उम्र के भी थे, गांव में भी रहते थे, तो क्या कभी आपको भी कुछ इस तरह से दोहरा व्यवहार झेलना पड़ता था? हाँ, कई जगह होता था कि लोग उस समय भी ना नृत्यों में जो जैसे ये आजकल के नृत्य हैं वैसे नृत्य होते थे, तो उन नृत्यों को ज़्यादा तवज्जो देते थे लोग। अब उस समय होता ही ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव आया कि तब जब हम कहीं प्रोग्राम करने जाते थे तो बहुत लोग बोलते थे, यार ये क्या दिखा रहे हो तुम, ये बगडवाल पांडव क्या है ये चीज़। अच्छा। लेकिन वो तो हमारे लिए बहुत वो था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आया ना, तो लोग उसे पसंद करने लगे। फिर लोगों ने हमको बुलाया, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले लाने वाले हमारे आदरणीय सर अटवाल जी है, नहीं तो हमारी कला तो सिर्फ गांव तक रह जाती थी। सर, जब बात हो रही है पौड़ा या लोक नृत्य या झोड़ा चाची, या फिर आपने बगवाल के बारे में भी बताया, तो आप सुना भी दीजिए 2 लाइन उसकी। बगडवाली हाँ। अब बगडवाली में जो क्या कहते हैं, जो भाई और बहन का एक संवाद है जी। तो वो हमारे उधर की जो भाषा है वो उसमें मैं 2 लाइन वैसे मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, प्रयास है। क्योंकि देखो कोई भी देवी देवता है ना, एक भाषा बनी हुई है। भाषा जैसे भगवती आता है ना हमारे वहाँ, तो वो अपनी भाषा में बोलता है, हाँ देख, हाँ मैं, हाँ आज, हाँ पंच, हाँ टोपला, हाँ क्यों, ये भगवती की भाषा है। अच्छा। और जो भूत की भाषा होती है हमारे वहाँ ना, जब भूत नृत्य होता है, अच्छा। जो पितृ नृत्य होता है, उसकी अलग भाषा है। तो उसमें जब बोलता है तो गई होला मेरा ला, ये भाषा है। और जब वैसे ही बगडवाल की भी अपनी एक भाषा है, तो उसमें जैसे मैं सेवा डोलनु बुली कि बगुड़ी का राजा छौं कि असी को कुटुम छै के 1600 की सेना छै। तो इस प्रकार की ये एक भाई बहनों का संवाद है। तो हर किसी पशु मैंने जिस पे अवतरित होता है उसका अपना अपना वो होता है। तो ये हम मंच पे करते हैं ऐसा। और उसके बाद जो मतलब 10-12 जो ताल हैं, उन तालों के साथ हम ये होता है। और
पौड़ा जो है, पौड़ा हमारे क्षेत्र में जो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, ये नृत्य लगभग 12 तालों में होता है। तो इस नृत्य को सिखाया नहीं जाता है, ये पैतृक तौर से ना अपने आप बच्चों में आ जाता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत जो। लेकिन आज हमें दुख इस बात का होता है कि प्लाइन हो गया बहुत ज़्यादा। अब अगली पीढ़ी तो क्या ही करेगी, बहुत मुश्किल हो गया, और ये नृत्य जो है विलुप्त की कगार पे है। और कगार पे तब ज़्यादा है क्योंकि बजाने वाले नहीं है, धीरे 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 लोग कम कर ही नहीं रहे काम को, तो ये नृत्य जो है विलुप्त की। यही क्या मैं समझता हूँ सर कि उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, अधिकांश जो कि ढोल पर ही आधारित है। और एक दिन ढोल समाप्त समझो ये नृत्य समाप्त, और जब नृत्य समाप्त होगा तो वेशभूषा समाप्त हो जाएगी, हमारे आभूषण समाप्त हो जाएंगे, हमारे गीत समाप्त हो जाएंगे। तो ढोल एक बहुत बड़ा संवाहक है हमारे उसमें। तो मैं आज उत्तराखंड नौनी के चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, और हमारे जो सनातन धर्म की जो धार्मिक नृत्य है, उन धार्मिक नृत्यों के असली संवाहक संरक्षकर्ता हमारे ढोली हैं। तो इन लोगों का मान सम्मान होना अति आवश्यकता है, नहीं तो हमारे जो पांडव नृत्य है, हमारे धार्मिक नृत्य है, जो हमारे बगडवाल नृत्य है, ये भी हमारे धार्मिक नृत्य है, नंदाराज जात नृत्य है, हमारे धार्मिक नृत्य है, और वीर भैरव नृत्य है, ये हमारे धार्मिक नृत्य हैं। तो सारे नृत्य इन्हें ढोली पर ही आधारित है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट मतलब आवेदन करूँगा और कि इनकी संरक्षण। बिल्कुल, कितना मुश्किल है अब आगे पीढ़ी तक इसको। ये अभी जो नृत्य की बात कर रहे थे तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, संस्कृति एक बहुत बहुआयामी बड़ा आयाम है उसका, उसमें सब कुछ आ जाता है जी, सब कुछ समाहित हो जाता है। कृषि, उद्योग, आजीविका, वस्त्र, आभूषण, हमारे बोलना, भाषा से सब कुछ जी। तो इसी का एक अंग है डांस, नृत्य। इसी की दुनिया में संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा होता है। अभी आप भी देख रहे होंगे जैसे गीत है, गीत भी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है और ये यूट्यूब चैनल वगैरह आने से हमारे गीत फॉर्म थोड़ा बहुत पहले के मुकाबले आज ज़्यादा संरक्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब लोग गीत गा रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो कम से कम यूट्यूब पे तो संरक्षित है। उसकी कोई 2 लाइन बंगाली गाता है उस पर डाल देता है, कहीं पर पांडव नृत्य चल रहा है उसमें कोई गीत चल रहा है उस पर डाल देता हूँ। दूसरा क्या है कि लोकगीत आज की तिथि में मंच है, ठीक ठाक उत्तराखंड में उत्सव हो रहे हैं तो मंच पर भी आ जा रहे हैं, मंच से भी गाए जा रहे हैं। लेकिन डांस फॉर्म पर एक तरह का काफ़ी खतरा है। वो जो खासकर जो परंपरागत नृत्य हैं और जो गाँव में मूल रूप है जो नृत्य किए जाते हैं, तो वो गीत तो लोकगीत गा के डाल दे रहे, पर हाँ नृत्य वो कोरियोग्राफी हो रही है, मतलब उसमें वो छेड़छाड़ ओरिजिनल नृत्य नहीं होता है। उसका एक कारण ये भी है कि वो यहाँ का जो मूल नृत्य है, नृत्य की जो फॉर्म है वो उतनी भड़काऊ जैसी और उतनी नहीं है। हो सकता है ज़्यादा आज की पीढ़ी को मनोरंजक नहीं लगता हो, तो इसलिए वो मंच पर ज़्यादा उसको नहीं दिखाते, बल्कि गीत के साथ वो एक तरह का कोरियोग्राफर। अब तो वो हॉलीवुड वाला और वो जो सब होने लगे वेस्टर्न डांस वगैरह, नई पीढ़ी उसको पसंद भी कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ वो जो नृत्य के यहाँ पर परंपरागत नृत्य के लोक नृत्यों के जो मूल स्वरूप हैं वो जिंदा रहने चाहिए, उसको भी मंच पर स्पेस मिलना चाहिए, भले ही वो थोड़ा लंबे होते हैं। अब जैसे बगडवाल नृत्य है तो अब ये लोग जब जाते हैं बाहर तो कितना समय मिलेगा इनको, ज़्यादा 15 मिनट का, उसमें हाँ 20 मिनट का मिलेगा, बहुत किसी ने दे दिया। वैसे आमतौर पे 7, 8, 10 मिनट में इनको करना पड़ता है। जी। जबकि बगडवाल नृत्य 8, 10 दिन होता है, लगातार होता है। सही बात है। हाँ, गाँव में पूरा अगर आपको किसी को बगडवाल नृत्य के बारे में जानना है तो वो 10 मिनट की प्रस्तुति से नहीं जाना जा सकता। और वो सिर्फ नृत्य नहीं है, वहाँ पे उत्तराखंड में जो बगडवाल हैं, पांडव हैं, चाहे नंदा देवी के उत्सव है, वो खाली एक उत्सव नहीं है, वो उसमें यात्रा भी है, गीत भी है, नृत्य भी है। वैसे ये जो बगडवाल और पांडव हैं जो ये लोग करते हैं तो वो एक तरह का थिएटर भी है, उसमें संवाद भी है, गीतों में गीत नृत्य है वो। अब जैसे मतलब बगडवाल जो जीतू और सोबनू का संवाद है, जीतू बगडवाल और उसकी पत्नी के संवाद है, वो सब गीतों में होते हैं। और जो उनके जीवन का जो घटनाक्रम है वो नृत्य के माध्यम से
जो बगड्वाल नृत्य गाँव में होता है, नृत्य के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे माने उनकी बकरियां हैं, अब बकरियों को घास खिलाना है, तो वो वहाँ देखा ना मैंने तुम्हारे संवाद करते फरके हाँ में। हाँ जी सर। तो मतलब बच्चे आ जाते हैं, बकरी और बन जाते बकरी बन जाते अच्छा। हैं, और वो ताल बज रहे हैं, अच्छा, ये अच्छा, लोग अच्छा। ताल बजा रहे हैं, हाँ। और वो फिर उनका ताल हो जाना हाँ वो बजाओ आप। ढोल पे बजा रहे हैं। अच्छा अब फिर वो बगड्वालों का अनुआल आता है, क्या मोलू हाँ, मोलू आता है, मतलब अब वो उस नृत्य करते हुए, और वो बच्चे बीच में बै बै भी बोलेंगे, बकरी की आवाज़ हाँ, निकालेंगे। बीच में आवाज और वो नृत्य करते हुए उनको घास खिलाएगा। बहुत सुंदर फिर दृश्य बहुत होता अच्छा है, लगता आपने है वो तो। देखा? हाँ, हाँ, मैं और उसका ताल जो है खूब ना देखा वो हुआ है। तो गिन जाने तिड़ी जाने अब वो गद जाने उसको- तिड़ी जाने ऐसा बजता अब है वो उस उसको समय। वो अच्छा, नाचेंगे स्टेप बच्चे। के साथ साथ करते जाते हैं। और घास भी खाएंगे। हाँ। फिर वो उनको नमक भी खिलाता है, जी सर, सर। नमक देने का भी है। तो ये एक तरह का अपने आप में कंप्लीट थिएटर है, ऐसी पांडव सही बात है, बड़ा तो ये रुचिकर चीज हमने उस फिल्म में दिया है दिखाई लोगों गई को। है। हाँ ताले दी है, ये थोड़ा इसमें में ज्यादा संभावना नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इसमें है ताले उसमें जो है वो दे रखे हमने ताल ताकि है लोग उसमें। समझ पाए। 3 नृत्य के छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के शॉट है इसमें। वैसे ही पांडव का भी है, पांडव की जो महाभारत की कथा है, और यहाँ तक कि कुछ अतिरिक्त भी यहाँ पर होता है वहाँ पे, तो उसमें भी वही है, सब कुछ होता है उनके जन्म को लेकर के, उनके नृत्य को, फिर वो कुछ प्रसंग जैसे भीम और कीचक की लड़ाई है, जो एक किया बोलते हैं उसको। याद है कुछ तो सुना दीजिए तो अच्छा, इन पे अभी जैसे ये बगवाली सुना रहे थे ना, तो मैंने चांचरी गीतों पे काम किया। अच्छा तो इन विषयों पर चांचरी भी है, अच्छा जैसे बगवाल की कथा पर आधारित चांचरी भी गाते हैं। हाँ। अब होता ये है कि जैसे बगवाल नृत्य हो रहा है, कुछ लाइनें आप सुना दो। मैं सुनाता हूँ उसको। तो जैसे बगवाल नृत्य होने वाला है, अब लोग आगे खोले में बैठ गए, हाँ बैठ गए। अब बगवाल जब तक तैयार हो रहे हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, तो उससे पहले वो चांचड़ी गाते हैं। अच्छा जैसे एक चांचड़ी है, मुझे थोड़ी सी 2-3 लाइनें याद जी है जी उसकी। प्लीज। जीतू बगड्वाल जीतू मारी जमको, जीतू बगड्वाल जीतू मारी जमको, नौगति आषाढ़ जीतू मारी जमको, नौगति आषाढ़ जीतू मारी जमको, रोपणी को दीन जीतू मारी जमको, रोपणी को दीन जीतू मारी जमको, त्वेल बुलोण जान जीतू मारी झमको, त्वेल बुलोण जान जीतू मारी झमको, सोबनी तेरी दीदी जीतू मारी झमको, सोबनी तेरी दीदी जीतू मारे झमको शाली का बाना है जीतू मारी झमको, कुटम खे मान जीतू मारी झमको। ये क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे कुछ सुनो। ऐसी पंडों की भी है। हाँ जय जय बोला, जय जय बोला 5 भाई पांडव, जय जय बोला 5 भाई पांडव, जय जय बोला, जय जय बोला 5 भाई पांडव, जय जय बोला 5 भाई पांडव, जय जय बोला। अच्छा पहले मैं गाऊंगा और फिर आप दोनों गाना, एक वही वाला इफेक्ट आएगा जैसे गाते हैं ना। ठीक है ठीक है। जय जय बोला कुंती का पुत्र, जय जय बोला कुंती का पुत्र, जय जय बोला, जय जय बोला कुंती का पुत्र, जय जय बोला कुंती का पुत्र, जय जय बोला। हे जय जय बोला बड़ो भाई युधिष्ठिर, जय जय बोला बड़ो भाई युधिष्ठिर, जय जय बोला, जय जय बोला बड़ो भाई युधिष्ठिर, जय जय बोला बड़ो भाई युधिष्ठिर, जय जय बोला। तो ये इसी पैटर्न पे पूरी महाभारत गा लेते हैं, जब तक मतलब आनंद बाजे आ नहीं जाता है, बजे, आनंद। जब तक बाजे नहीं बजे, जैसे ही बाजे बजे बातों का नहीं कहना कुड़ी गन तोड़ करना कुड़ी गया, जैसे ही युधिष्ठिर आया खोले में चाचरी वाले बैठ जाते हैं, वो दर्शक बन जाते हैं। तो ये एक तरह का
ये पहाड़ का कितना अच्छा है बांधने के लिए लोगों को, और उसके लिए ना बहुत ये अच्छा आज समय के साथ साथ परंपरा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है पहले सब। लोगों को जो आयोजन हो रहा है उससे संबंधित कई चांचरी आती थी। ऐसी नंदा देवी के उत्सव में भी होता है। एंड आप नंदा देवी के आपके यहाँ तो आप तो वहाँ की है, वहाँ तो पूरा ही होता रहता है। तो जैसे आप नंदा पार्टी हो रही है, नंदा का उत्सव हो रहा है, सभी ध्यान जा रखे हैं गाँव में बैठे हुए हैं, तो नंदा से संबंधित कई चांचरियाँ हैं प्रचलित, तो ये लगती हैं। तो ये वहाँ पर ये सिर्फ नृत्य नहीं है, मतलब जैसे अभी बगद्वाल की बात कर रहे थे, पांडव की, इन्होंने वो ओरिजिनल नृत्य जो मूल फॉर्म में बिना एक स्टेप भी चेंज किए ये मंच पे दिखाते हैं उसको। और हमारे लिए ये बहुत एक सौभाग्य की बात है कि जो उत्तराखंड के जो नृत्य हैं ये दर्शकों को बांधने में भी सफल रहते हैं। इसका प्रमाण है जब ये लोग मंच पे दिखाते हैं ना, तो बड़ा मतलब एप्रिसिएशन मिलता है, बड़ी तालियां बज रहा है। तो तभी अभी आपने बताया कि भाई हर जगह बगडवाल बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा ग्रुप, लेकिन थोड़ा क्या है कि हमारे जो फरके गांव का बगडवाल है उसकी एक अलग विशेषता है कि उसमें स्टेप एक जैसे हैं। तो वही बस हम गांव में जो होता है वही जनता के सामने पेश करते हैं हम लोग कि भाई ये वहाँ हर साल होता है ना, इनके यहाँ हर साल बगद्वाल नृत्य होता है, इसलिए सारे बच्चे ट्रेन है। अच्छा, इसीलिए बहुत अच्छे स्टेप हैं, क्योंकि रिहर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वही एक रिहर्सल रहती है। कई गाँवों में अब ऐसा हो गया कि हर साल नहीं हो पाता है, तो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में भी बहुत अच्छा है। हो रहा है, 5 साल के इंटरवल के बाद भी हो रहा है। तो उन गाँवों में क्या हो गया कि अब जो नई पीढ़ी को जैसे जिस बच्चे के जीवन में वो नहीं आया, जैसे 10 साल बाद हो रहा है, अब वो बच्चा तब तक स्कूल पढ़ने गोपेश्वर आ गया, देहरादून आ गया, तो उसके जीवन से तो वो छूट गया। सही बात है। तो कभी ऐसा भी हुआ हिंदवाल जी कि आप लोग कहीं गए हैं और आपके जो है ये जो लोक नृत्य है इनमें भी कोई कोरियोग्राफी मांगी गई हो या कोरियोग्राफर हायर किया गया हो कि आपको ऐसा करना है किसी प्रस्तुति के दौरान? बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो मुझे याद है कि जब यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट G20 का हुआ रामनगर में, वहाँ पे हमारे दल भी गया था। मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन का ट्रेनिंग थी वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई बाहर से कोरियोग्राफर आए थे और वो समय तो क्या मिला हमको, सिर्फ 7-8 सेकंड, और वो 7-8 सेकंड में कहाँ पौना नृत्य होता है। मैं तो पहले तो इसी बात से बहुत वो हो गया था कि यार इतना कम समय में। उसके बाद उन्होंने अपने पौना नृत्य में अपनी कोरियोग्राफी कर दी, और जो हमारे स्टेप ही नहीं थे वो स्टेप करा करके, और जो बाहर से विदेशी लोग आए थे उनके सामने प्रस्तुत करा दिया, प्रस्तुत करा लोक दिया, नृत्य को तोड़ मरोड़ दिया। दूसरी बात, और इतना कम टाइम, 7 सेकंड 8 सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाता इंसान को। एक दूसरी बात, मुझे नाराजगी इस बात से भी हुई कि रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम होना है तो फिर हमारे ढोल दमो हमारे ये मतलब कैसेट लगा के चलानी है प्रोग्राम, और अब आप डांस कर। ये एक ही बार नहीं हुआ। उसके बाद DIT में एक इंटरनेशनल हुआ था, वहाँ पे बाहर से लोग बड़े बड़े इंजीनियर आए थे। उस दिन भी उन लोगों ने रिकॉर्डिंग कराया, रिकॉर्डिंग पे वहाँ पे डांस करा रहे। तो भाई, जब तुमने ऐसे करना है तो ये बातें अंदर क्यों रखे हमारे? ये तो हमें तो अपने बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम तो उस चीज को बजाते हैं ना। मैंने सोचा, उसके बाद मैंने अब आज तक संस्कृत विभाग का प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा, क्योंकि पहले जब होता था उसमें G20 में संस्कृत विभाग से ही मिला था। वो भी था, ये भी संस्कृत विभाग अच्छा, का था। ये भी लेकिन पहले वहाँ पे बलराज भाई साहब थे, जी। उनको ज्ञान था इस चीज का। वो नहीं करते थे ऐसा, वो तो देखते थे कि ठेठ प्रोग्राम है, हाँ ये। तो वो जैसे कहीं भी VIP प्रोग्राम में कहते थे भाई इन दोनों को भेजो, चाहे कोई भी दल है इस संदर्भ में कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई, अब यहाँ पे जो है कि हमको खुद को खतरा हो गया। अगर हम ऐसे ही लोग ये कोरियोग्राफी हमारा नृत्य चेंज करते रहा तो हमारी तो रूपरेखा चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही फिर मैंने कहा अब तो यहाँ पर प्रोग्राम करना ठीक नहीं है। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन हाँ विरोध किया था मैंने। उस समय ग्रुप बना था, जो सारे ग्रुप लीडर थे, उसमें मैंने लिखा जो आज की परिस्थिति थी ये हमारे वास्तविक लोक नृत्य से भिन्न थी, ये हमको कोरियोग्राफी द्वारा कराया गया, ऐसी मेरी मंशा नहीं थी। और अपने प्रशंसकों और अपने क्षेत्र के वासियों से मैं क्षमा मांगता हूँ। और उसी समय में डिलीट हो गया था ये पोस्ट डाल करके, क्योंकि मेरा काम है गांव की जो वास्तविक लोक नृत्य है वो सच्चाई को मैं दर्शक के सम्मुख रखूं। इतने साल दिए जिस विधा को सीखने में, और उसे कैसे तोड़ मरोड़ करके ऐसा देख सकते हैं। तो जो ये कोरियोग्राफी सिस्टम है, तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बंद हो।
अरे भाई बहुत लोग, हम ही नहीं, हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग पढ़े हैं उत्तराखंड में। उन्हें बोला अभी आप लोगों ने वो जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यहाँ पे, हुआ था 1-2 साल पहले, उसका उद्घाटन भी देखा मैंने ऐसे ही। अच्छा कहाँ बाहर से आर्टिस्ट आ करके वो छतरी घुमा रहे हैं। अरे कहाँ किस जिले में होता है ऐसा कि जहाँ पे छतरी में डांस हो रहा हो? तो मैंने देख कर मुझे लगा यार कि उस टाइम क्या भी हम विरोध हो पर्यटकों, रहा था यहाँ पे, लोकल कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ। और दूसरी बात, जो प्रस्तुति है अभी रिकॉर्डिंग में है, वो आप देखो उसे, क्या ऐसा डांस होता है उत्तराखंड में? होता तो किस जिले में होता है? क्या नाम है उसका? बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज बहुत गलत हो रही है। अगर मैं यहाँ के मूल लोक नृत्यों के स्वरूप का पता नहीं है ना, उनको ये पता नहीं है यहाँ के मूल लोक नृत्य अब वो भी इतने सुंदर होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उनको राष्ट्रमंडल खेलों में दिखा, उसको कोरियोग्राफी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं कुछ है, नहीं, उनको दिखाया जा सकता है जी। बड़े इवेंट में, पता ही नहीं है ना, तो इसलिए वो इस तरह का ले आते हैं, मतलब वो। तो जैसे ना हमारे, मैं तो ये कहती कि हमारे लोक गीतों के साथ भी छेड़छाड़ होती है। आप देख रहे होंगे कई लोकगीत जो है अब लोग गा रहे हैं, कुछ लाइनें उसकी हैं, कुछ लाइनें अपनी हैं, तो वो मतलब ऐसा हो सकता है क्या, कर सकते हैं? नहीं, अब ऐसा है ना, दो चीजें हैं। एक तो लोकगीतों का मूल फॉर्म है, तो वो भी संरक्षित रहना चाहिए, और छेड़छाड़ मतलब वो गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसको मतलब हम सही होना छेड़छाड़, चाहिए, मंशा सही होनी चाहिए। इनको छेड़छाड़ कह सकते हैं। लेकिन लोकगीतों के आधार पर आप उसको इम्प्रूव करके भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा भी चल रहा है मतलब। संगीत में ये ऐसा होता रहता है, जैसे राग अपने मूल फॉर्म में भी रहते हैं, और रागों पर आधारित हमारे सुगम संगीत भी होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, रागों के आधार पर गाए जाते हैं। वैसी लोकगीतों के साथ भी हो रहा है। कई देखे मैंने, लोकगीतों के मिजाज को रखते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं दी है, और वो अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन एक मतलब, लेकिन वो बहुत विकृत रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोकगीत नहीं है कोई, अपनी रचनाएं हैं, अपना कंपोजिशन है, अपनी गीत रचना है, अपनी कंपोजिशन है, उसको मंच पे जा करके हम ये कहें भाई ये लोकगीत है। यहाँ वो गढ़वाली के गीतों में और लोकगीतों में अंतर समझना चाहिए। गढ़वाली का गीत अलग हो गया। जैसे मैं एक गढ़वाली का गीत लिखता हूँ, मैं उसको कंपोज करता हूँ, उसको मंच पे प्रस्तुत करता हूँ, तो वो गढ़वाली का गीत हो गया। लेकिन मैं कोई परंपरागत गीत गा रहा हूँ, तो वो लोकगीत हो गया। तो कई बार हम देखते हैं परफॉर्मिंग में परफॉर्मर इस बात को, या जो आयोजक होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो गढ़वाली गीत है तो उसको लोकगीत ही बोल देते हैं। जी, लोकगीत है तो उसको बोल देंगे ये गढ़वाली गीत है, गीत है, किसी हाँ, रचना वो उसकी है। अंतर नहीं पता लगता। तो थोड़ा ये बना रहना, एक स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। मेरा एक सवाल हिंदवाल जी से था कि जैसे कि ढोल के आप इतने मतलब ज्ञाता हैं सब, तो ढोल के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रही थी कि फेसबुक में किसी ने लिखा हुआ था कि जो ढोल है वो हमारे यहाँ जो है, किसी की जो शव यात्रा होती थी उस दौरान भी ढोल बजाए जाते थे पहले। ऐसा कुछ होता था या अब भी होता है कि सुख में नहीं दुख में भी ढोल जो है वो बजते थे? देखो ढोल इंसान के जीवन में मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का है, इसमें ताले हैं। अब जन्म होता है, उसके बाद 11 दिन में जब नामकरण होता है तब ढोल बजता है। फिर 3 साल या 5 साल में तो मुंडन में ढोल बजता है। उसके बाद जब ब्याह काल होता है तो उस समय ढोल बजता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति जिसने समाज के लिए, जिसने बहुत कुछ गांव किया के लिए बहुत कुछ किया है, उनके स्वाभाविक मृत्यु होने पर ढोल बजता है। और ढोल में उस समय कहते हैं कि ये ख्वारताल, यानी कि अकेला एक ढोल बजाते हुए ले जाते हैं। तो ये ऐसा है हमारे उधर का, लेकिन हालांकि हमने देखा नहीं है, ये बहुत पहले ही बंद हो गया था। और अभी अगर कोई ऐसा करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पूरे जीवन काल दिया है वहाँ के विकास के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन है ताले हैं उस ढोल को वही फोड़ के फिर वही छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी? हाँ ऐसा था कि ये बोलते थे दुर्घटना की सूचना, मतलब मृत्यु की हाँ, सूचना भी सूचना देते देने। थे ढोल। मैं जो इसमें काम कर रहा था, अच्छा अच्छा तो अच्छा। कोई मुझे बता रहा था कि वो कोई वयोवृद्ध ढोल वादक थे। जी जी वो जी। कहते थे कि पहले क्या होता था कि कोई अगर मर गया गाँव में, तो उसकी सूचना भी हम ढोल के तालों से देते हैं। मतलब एक खास तरह का ताल होता है। अच्छा, उसे पता लगता है कोई मर गया रे। हाँ, तो लोग समझता अरे क्या ये। और
आपदा की सूचना भी, जैसे इधर अच्छा। रवाई वगैरह में हाँ हाँ हाँ। उसको बल्कि ददिया ताल बोलते हैं अच्छा। अपने रवाई जो अनुसार अच्छा, आपदा की सूचना, ददिया ताल बज रहा है तो आपदा, और उसे समझना भी आग अगर कहीं लग गई उसकी भी। तो वो ढोल वादक को अगर पता लग गया तो तुरंत वो वाली ताल बजा देता था, अच्छा। तो वो समझ जाते थे कि भाई आग लग गई। वहां पे जैसे अभी इधर हमारे इधर तो ये जो मृत्यु पर जो ताल बजते हैं शव यात्रा में जो बुलाया जाता है वो तो लगभग समाप्त ही हो गया ऐसा है हाँ, हाँ, अभी बिल्कुल। आजकल, नहीं, लेकिन वहाँ रवाई जो अनुसार में है अभी। है अब भी। बजाने वाले नहीं, वहाँ ऐसा तो खूब- करे जाएगा कौन। अच्छा, रवाई में भी बजता है शोक यात्रा में। वहाँ ये परंपरा है कि जैसे आपका कोई हमारा कोई रिलेटिव ठीक ठाक उम्र लगा के अगर गुजरे हैं तो शव यात्रा में अगर हम शामिल होने के लिए जाएंगे तो एक जोड़ी ढोल वादकों को भी ले जाता है। अच्छा हाँ, तो इस तरह से कई ढोल वादक हो जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो उसके साथ जो है मैंने तो ये एक अपने मित्र हैं ओम मलानी सिंगर जो है, तो उनके पिताजी गुजरे थे ना, तो उनके उसमें गया था हरिद्वार, तो वहाँ बकायदे लाए थे वो। तो हाँ, वो मैंने देखा है। तो इसमें हमने इसका भी प्रयोग किया ना, ये फिल्म में, मतलब फिल्म का एक पार्ट ये भी है कि उत्तराखंड में ढोल की जड़ें कितनी गहरी है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों में ढोल बजाया जाता है। जी जी जी। तो ये थी परंपरा। अच्छा, अभी मृत्यु की बात हो रही है तो अगर जैसे ठीक है ढोलियों की, आपने तो एक फलक पे जाके एक नाम कर लिया, लेकिन एक भेदभाव अब भी गांव में है इस तरह से ना, ढोल वादक या उनके साथ। और लेकिन अगर एक ढोल वादक की मृत्यु होती है, क्या उसके में भी ढोल का कोई स्पेशल कुछ वो होता है कि इस तरह की ताल बजाओ या ढोल या कुछ ऐसा कुछ रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके सम्मान के लिए नहीं है ना, ऐसा कोई मतलब रोल नहीं है। ये जो फिल्म है हमारी, ये इसी जिन्होंने पूरी उम्र दी है हाँ, उनके लिए भी तो ढोल उस दिन होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब अभी हम पिछले दिनों हमारे एक साथी हम चर्चा कर रहे थे ना, हम कहते यार ये इसी फिल्म पे चर्चा होती घर में हमारे, वो कहते वाकई में यार हमारे इधर जब जबता आता है चमोली में सबसे पहले वो ढोल पे जाता है। अच्छा हाँ। और ढोल को पकड़ के नाचता है, उस पर सिर लगाता है। तो हम कह रहे थे देखो कि देवता भी जो है ढोल का तो सामान है, पर वो जो बजा रहा है उसका नहीं है, वो उसके आगे सिर नवाता है, सिर झुकाता है। सर मुझे लग रहा है जसपाल भाई का एक डायलॉग है, हाँ, ढोल ढोल बहुत ढोल, हाँ, है उसमें मेरे ख्याल से बोला है ना उन्होंने उन्होंने। यहाँ बोला था इस फिल्म में वो क्या दिया ढोल ने, मुंडन में ढोल, उसमें ढोल है ना वही। उस ढोल की तो उन्हें पूजा। हाँ। हाँ, और कैसा ढोली था की? वो? हाँ, नामकरण में ढोल, मुंडन में ढोल, बरियात में ढोल, देवता में ढोल, और ढोल की उन्हें पूजा, और ढोली की और ढोले की बेइज्जती। बेइज्जती। अभी सही बात है। अभी तो जैसे जब कोई किसी की मृत्यु होती थी ना तो उसके बाद बाजे नहीं बजते थे उसके खोले में। जब तो तब 13वीं जब होती थी तो 13 दिन तक इसके लिए गढ़वाल में एक शब्द है अबाजू। अबाजू मतलब अपशकुन हो रखा है। तो 13 दिन जब अबाजू कि उत्साह तो उन्होंने अबाजू हुई, अबाजू मैंने सर बजेगा नहीं। हाँ, बजेगा नहीं। तो अबाजू होना माने बहुत बड़ा खराब बात है। और 13वीं के बाद जो है जब 13वीं हो जाती थी तब उनको बुलाया जाता ढोल वादकों को, तो वो बाजे बजाते थे। अच्छा, फिर खुल जाता था मतलब? तब खुलता था वो। तो अगर बाजे नहीं बजे, पहले तो हमारे इधर तो बहुत खराब मानते थे अगर ढोल वादक नहीं आए। हमारा 13वीं हो गई, पूजा पाजा सब हो गई, अगर ढोल वादक नहीं आए और उसने बाजे नहीं बजाए तो लोग बोलते थे उनका तो नार तो आवाज़ खुली नहीं। अच्छा, वो तो आवाज़ खुले ही नहीं, हम तो सुने नहीं ढोल। तो वो जो है वो शोक टूटना नहीं माना जाता। नहीं, हाँ, नहीं टूटा है समझो। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि कम होने से ये चीज़ें, और संक्रांति के दिन बजाते थे। तो ये, और मेरा तो इसमें ये मानना है कि ये चीज़ें तब ख़त्म हो सकती हैं, मतलब ये बहुत सारे कारण हैं। इसमें से एक तरीका ये हो सकता है कि आप अगर चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि ढोल जिंदा रहे और ढोल वादन हमारे जीवन में बना रहे, तो उन लोगों के लिए, ढोल वादकों के लिए आप बहुत अच्छी धनराशि दीजिए। पैसा भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है किसी चीज़ को जिंदा रखने में। और सम्मान सर, और सम्मान के साथ साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, सम्मान तो है ही, पर सम्मान, लेकिन सम्मान लेकिन की देखो पैसा, ना, पैसा चाहिए मेन। आप ये देखो सम्मान की तो खाली बात ही हो रही है विगत कई वर्षों से। वो तो आप सम्मान की बात से मुझे याद आया कि वर्ष
मतलब 2020 में आपको पद्मश्री मिलने के लिए भी एक संस्था ने वो किया था ना, प्रयास किया था जी। हाँ, उसमें बहुत लोगों ने कहा नहीं, जब हम लोग नेशनल जीत के आए थे तब कई लोगों को लगा होगा यार कितने साल से काम कर रहे हैं और कई ऐसे हमारी वो है उपलब्धियां हैं, तो लोगों ने परखा होगा तो भेजा था। तो खैर ये हालांकि ये प्रतीकात्मक सम्मान होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, तो नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं पड़ता है ना। अब वो ये होगा कि प्रेम भाई का सम्मान हो जाएगा, लेकिन दूसरे तो समाज तो वैसे ही रहता है ना। सही बात है। तो अगर आप एक हैंडसम अमाउंट देंगे तो वो धनराशि भी एक सम्मान होता है। अरे उससे इंसान हैंडसम हो जाएगा भाई, हैंडसम हो जाएगा। हैंडसम बिल्कुल, अमाउंट, मैं- पैसा है तो ग्लो है, सब कुछ है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इस काम में अगर आपको परमानेंट रोजगार मिला हाँ। तो सही है, और जो वर्तमान में है वो क्षणिक रोजगार है, देखो ना, और क्षणिक रोजगार से कभी किसी का भला नहीं हो सकता कम है। से कम बिल्कुल सही। अगली पीढ़ी तो बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएगी ना। वो अपने मन मर्जी का सही बात है, व्यवसाय बिल्कुल सही चुन बात। पाएगी। तो ये अब प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हटवाल जी ना। ये बिल्कुल। ये मेरे इस नाटक में भी है। मतलब हालांकि ये फिल्म में है, थोड़ा सा है ये, लेकिन जो ये मेरा मूल नाटक है इसमें ये बात आती है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कि पैसा भी एक तरह का सम्मान होता है। सम्मान आप पैसे से सम्मान दें, सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान की भी अपनी अहमियत है, लेकिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान से बहुत ज्यादा बात नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है, ये जीवन के अनुभव, सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ये अनुभव है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेले होते हैं हमारे उत्तराखंड में, वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी है होना। अच्छा, एक सवाल तो मेरा आपसे ये है हिंदवाल जी कि आप ढोल की विधा आपने प्राप्त करी, तो मतलब आज आपको खुशी होती है, कैसा महसूस होता है सीखकर, बहुत बढ़िया किया? देखो, आज के परिवेश में तो मुझे बहुत कभी कभी पछतावा होता है कि यार आज जिस प्रकार से पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का बोलबाला है, कोई भी कहीं भी इस मंच पर जो प्रस्तुति होती है तो एक पाश्चात्य वाद्य यंत्र वाले को 3 से 5 हज़ार रुपये दिया जाता है, और ढोल वादक कहीं कोई मानदेय नहीं है। संस्कृत विभाग की रेट अगर बताऊं तो एक दिन के 800 रुपये, और उस 800 रुपये के लिए भी 3 दिन बर्बाद होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है यार कि मैंने गलत वाद्य यंत्र सीखा है। लेकिन जब मैं कभी, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि हम लोग स्टेट चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन बने, नाम जो हुआ, हाँ नाम जो हुआ, तो तब मुझे संतुष्टि होती है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में प्रतियोगिता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो तो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल जीतना पड़ता है। जो हमारे लोक नृत्य की प्रतियोगिता क्षेत्र था तो वो हमने ग्रामीण, मंडल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रतियोगिता होती उसमें हम लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संतुष्टि होती मुझे कि चलो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन ये चीज़ तो है मेरे पास। आप नौकरी भी करते हैं पीआरडी में ना? हाँ, मैं प्रांतीय कैसे मैनेज करते हो आप अपनी नौकरी और संस्कृति? हाँ, मैं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में कई वर्षों से हूँ, और अपने विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमेशा मेरे साथ दिया है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैनेज करवा देते हैं मिलके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन के कहीं जाना हो तो एप्लीकेशन लगा के छुट्टी दे देते हैं वो लोग, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं तो वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है, और हम कहीं भी जाते हैं तो वो या तो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता है, तो 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो आप इस फिल्म पे आ जाते हैं फिर से, ढोली फिल्म पे, इसका कोई डायलॉग सुना दीजिए प्लीज। अच्छा, मेरा वो जो हीरो मोहित गिलयाल जी है, उनका मेरा एक वो इसमें डायलॉग है। मैंने उन्हें सीखने के लिए 3 बजे बुलाया है, लेकिन वो बेचारा ऐसी बरसात में जो नदी है वो नदी बढ़ रखी, उसको तैर के आ रहा है, वो ढोल उठा के ला रहा है, कहीं पे पत्थर आ रहे हैं, बच बच करके आ रहा है, क्योंकि उसको सीखने की ललक है। हाँ वो है। अब मैं ये चीज़ देखना है, मैं अपना ऊपर तेवारी में बैठ रखा हूँ और मैं उसको देख करके गुस्सा हो रहा हूँ, वो पहुँच गया तो मैं कहता हूँ उसको कति बजे आने की बात हुई है। अब वो बड़ा घबरा के बोलता है कि 3, और अब कति बजे नहीं चाह, अब वो कहता है 6। अरे वापस जाओ, वापस जो समय की कदर नहीं कर दूँ वह तो मैं नहीं सीख सकूँ। फिर कहता वो कनगावण में नहीं गाड़ बनी छा, ढूंगा होना छा, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आई क्योंकि मैं सीखना आपते। तो मैं कहता फिर नहीं बहानाबाजी ना, वापस जाओ वापस। तो ये चीज़ सब जो मेरी हीरोइन है, मेरी लड़की है, वो देख रही है। अब वो जो है कि वो ऐसा सोच रही है कि अगर ये नहीं सीखेगा तो कल के दिन रोज़गार नहीं मिलेगा या कुछ भी, तो वो फिर मुझे अंदर से बताती है कि पापा ऐसा है, सिखाओ उसको, देखो वो तो उसमें आया। तब मुझे लगता है यार कि मैंने तो सिर्फ अपना ही वो देखा, उसका आने का परिश्रम नहीं देखा। तब मैं उसको सिखाता तो वो सिखाने का सीन भी है उसमें, उनका मेरा जुगलबंदी है।
तो मैं उनको बता रहा हूँ कि धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, तो वो भी बजा रहे हैं वो, तो ऐसे करके वो सीख रहे हैं। अगली तो बार ये आप दृश्य- हमें भी सिखाओगे, ढोल लेके बिल्कुल, आओगे यहाँ पे ये पक्का प्रॉमिस करके जाना आप इस हाँ, बार। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले बार हम अपने एक लोक गायक को लाएंगे, ढोल दमो आएगा और और हमारे साथ आप सब सीखोगे। हाँ, और जो उत्तराखंड की हमारी जो विवाह में बजाया जाता है ना, उसके हम गीत भी और ताल भी जरूर हम देंगे। क्या बात है, फिर मजा आ जाएगा, है ना। तो फिर आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप लोग आए हैं। वैसे अगला कुछ क्या लिख रहे हैं आप, पहले हम एक ये पूछ लेते हैं जरा सर हटवाल जी से। आजकल मैं वो नंदा देवी के उन्हीं जागरों पे लिप्यांकन कर रहा हूँ उसका, और एक उसमें नंदा देवी के पूरे मिथक में एक जो जसधौल का प्रसंग आता है, एक कन्नौज के राजा जसधवल का, वो जागरों में है, जो जिनकी यात्रा रूपकुंड गई थी, और ऐसा कहा जाता है वो रूपकुंड में, मौसम खराब हुआ रूपकुंड में समा गई थी। तो उस वाली गाथा पर अभी काम कर रहा हूँ मैं आजकल, तो उस पर नाटक भी लिख रहा हूँ और उसका लिप्यांकन भी कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि आपने इतने साहित्य लिखे, इतना कुछ लिखा, वैसे तो ये सवाल ऐसे पूछना होगा जैसे एक माँ के इतने बच्चे हैं कौन सा वाला सबसे प्यारा है, तो वही हो गया कि आपका सबसे फेवरेट अब तक जो आपने लिखी है कहानियाँ, नाटक, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा रहा? अब मैं असल में वैसे तो कहानियाँ कविताएं भी लिखता हूँ मैं, लेकिन मुझे लोक पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लोक गाथाओं पे, लोक कथाओं पे। नंदा की पहली जात में, नंदा की कथा मैंने जो नाटक लिखा है, गीत नाटिका है वो, तो वो अच्छी लगती है। फोक पर आधारित रचनाएं लिखने में वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आप आए, हमारी नौनी बुआरियों के लिए भी आप लोग कोई संदेश दे दीजिए। उत्तराखंड की नौनी का स्टूडियो में आप सबसे निवेदन है कि आप ये चैनल तक देखा और अपना लोक का प्रति, लोकगीत, लोक नृत्य और अपनी संस्कृति का प्रति गौरव को भाव अपना मन में रखा। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, गढ़वाल और भाषा को लेके भी आप लोग जो भाषा, जो भी मातृभाषा से आप भाषा अपनी भाषा में जरूर बात करें, बच्चों से भी सिखाने की कोशिश करें। भाषा एक बहुत बड़ी चीज़ है, भाषा छो संस्कृति भी हमारी, भाषा छो गीत भी, भाषा नहीं तो हमारे गीत भी खत्म जो, फिर संस्कृति भी को बहुत बड़ा हिस्सा भी हमारा खत्म हो जाओ। तो ये निवेदन का साथ। हिंदवाल जी आप भी प्लीज़। उत्तराखंड नौनी के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जब ये पॉडकास्ट आए तो आप लोग शेयर, लाइक और जरूर फॉलो जरूर करेगा। और एक निवेदन और करूंगा कि जब ये फिल्म हमारी आ जाएगी डोली, तो सभी उत्तराखंड के भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और इस फिल्म को देखें। और इस फिल्म में एक ढोली कैसे संघर्ष करता है और कैसे अपनी लोक संस्कृति को बचाता है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर जाएं और इस फिल्म को देखें। धन्यवाद। बहुत सही बात है। और ये फिल्म आएगी तो हम आपको फिर बता देंगे कब आ रही है, कहाँ आ रही है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस हमारे जो पॉडकास्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी संस्कृति के लिए काम करने वाले लोगों को बल मिले और इसी तरह से वो इस दिशा में आगे लगातार काम करते जाएँ। तो डॉक्टर हटवाल जी और हिंदवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। दीदी भूली भैजी सुना।